देखिए क्या दिख रहा है इसमें, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमने बताया था कि मैथमेटिकली ये देखा गया, प्रूफ किया गया कि अगर दो लाइट रेज हैं, लाइट वेव्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, और उनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, और अगर वो दोनों लाइट रेज कहीं जाके मिलती हैं तो मैथमेटिकली देखा गया कि उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उन दोनों के सम से डिफरेंट होती है। कहीं कहीं पर सम से भी ज़्यादा होगी और कहीं कहीं पर माइनस से भी कम होगी, माइनस के बराबर होगी। ठीक है, ये आपने देखा था, ये हमने मैथमेटिकली देखा। इसके बाद यंग साहब ने अपना एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हमने समझाया था। क्या कहा था उन्होंने काफ़ी डायग्राम बनाइएगा। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए हमको क्या चाहिए, दो लाइट सोर्स चाहिए। कैसे होने चाहिए, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिटो सेम होनी चाहिए और एम्पलीट्यूड लगभग बराबर होना चाहिए। तो अब दो इंडिविजुअल लाइट सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी के होने थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया और एक सोर्स से लाइट को जनरेट किया, लाइट पास निकाली यहाँ से। तो लाइट कैसे चलती है, अभी तक जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अभी ट्रांसवर्स नेचर सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, बाद में सिद्ध होगा, अभी नहीं सिद्ध हो पाया। तो लाइट वेव में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव चल रही है। तो हम कर ये रहे हैं, हम फिलहाल ट्रांसफर समझा रहे हैं। ये लाइट वेव है तो हमने कहा था ऊपर वाली वेव को ऐसे दिखा दो और नीचे वाली वेव को डॉटेड दिखा दो। तो यहाँ से लाइट रे चलना शुरू हुई, तो ये लाइट रे आगे बढ़ती हुई ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही हैं। जब वो जाके यहाँ पड़ी, ये दो होल्स थे यहाँ पर, इनको स्लिट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्लिट, डबल स्लिट बोला ना, स्लिट्स कहते हैं। हिंदी में रेखा छिद्र कहा जाता है, द्विक रेखा छिद्र। ठीक है, तो इन पे जब लाइट गिरेगी तो ये दोनों कैसे काम करेंगे, एक सोर्स तरह बिहेव करेंगे और यहाँ से दो लाइट वेव निकलना शुरू हो जाती हैं। क्या मीडियम चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो हमने कहा था अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो स्पीड ऑफ लाइट वेव कैसी होगी, सेम होगी। यहाँ पर हमने एक स्क्रीन रख दी थी, हम उसको देखना चाहते थे। तो हमने क्या कहा, लाइट कैसे चलेगी, ये लाइट गई इस प्रकार से, ये लाइट गई इस प्रकार से, ये लाइट गई आगे बढ़ रही है ऐसे, जैसे यहाँ से भी लाइट बढ़ेगी, ऐसे लाइट बढ़ेगी, है ना। तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं पर वो सेम फेस में मिल रही है और कहीं कहीं पर अपोजिट मिल रही है। जहाँ पर ये डॉटेड, मतलब ये वाला और ये वाला मिलेगा, ये सेम फेस होगा। जहाँ डॉटेड मिलेगा वहाँ भी सेम फेस होगा, और जहाँ पर ये वाला मिलेगा डॉटेड से वो अपोजिट फेस होगा। तो जहाँ पर सेम अपोजिट मिल रहे थे वहाँ पर डार्क, और जहाँ पर सेम मिल रहे थे वहाँ पर ब्राइट। इस प्रकार से हमने सब मिला दिया और हमने देखा यहाँ पर्दे पर कहीं पर ब्राइट स्पॉट था और कहीं पर डार्क स्पॉट था, कहीं डार्क था कहीं ब्राइट था, कहीं डार्क था कहीं ब्राइट था। इनको फ्रिंजेस कहा गया। क्या कहा गया, फ्रिंजेस। तो हम यही बताना चाहते हैं कि किस पोजीशन पे मैक्सिमा बनेगा और किस पोजीशन पे मिनिमा बनेगा। ठीक है, मतलब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम करने नहीं जा रहे हैं, वो मैंने कल समझा दिया ये ऐसा होता है। अब हम इसमें से दो सोर्स लेंगे, वहाँ से लाइट निकालेंगे, उस लाइट को इस पर्दे पे जाके गिराएंगे और हम बताएंगे कि जहाँ पर ये दोनों लाइट गिरी हैं यहाँ कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी। ठीक है, आप समझिएगा इसको, देखो ध्यान से, सावधान। ये दो स्लिट्स हैं, इनको रेखा छिद्र कहते हैं, मतलब ये बिल्कुल सुई की जो नोक होती है उसके बराबर से छेद किया गया है। ठीक है, और इसको बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे यहाँ पर सोर्स रखा गया है एस। अब लाइट ऐसे हम दिखाएंगे नहीं, घिनापन नहीं करेंगे। ठीक है, वो समझा रहे हैं। यहाँ से लाइट वेव चली, यहाँ पे लाइट गिरेगी, तो इस सोर्स का नाम हमने क्या रखा, S1, और इस सोर्स का नाम क्या रखा हमने, S2। अब यहाँ पे लाइट गिरेगी तो S1 S2 किस तरह बिहेव करेंगे, एक सोर्स तरह बिहेव करेंगे, और वहाँ से लाइट रे निकलना शुरू हुई और यहाँ पे आकर के ये पर्दा है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, और ये स्क्रीन स्लिट से कैपिटल D डिस्टेंस पे रखी है। ये स्टैंडर्ड नेमिंग की गई है इसकी, कैपिटल D ही नाम लिख करके आता है, और स्लिट्स के बीच की दूरी है स्मॉल d। ठीक है, और ये सोर्स है बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे है, इसके मिड पॉइंट पे है ना। अब देखो ये आपका इसका नाम कुछ दे दो, अगर बुक में दिया हो, पर मत दो। ये मिड पॉइंट है O, इसका नाम फिलहाल C दे दिया। अब देखो
जब यहाँ से लाइट वेव निकलेंगी तो आगे बढ़ेंगी, हर जगह मिलेंगी जा करके। तो हमने कहा कि सपोज P एक पॉइंट है और S1 से जाने वाली लाइट P पे गिर रही है और S2 से जाने वाली भी लाइट P पे गिर रही है, जो O से X डिस्टेंस पर है। डायग्राम क्लियर हुआ? ठीक है। अब बताइए S1 से जो लाइट गई है P तक और S2 से जो लाइट गई है P तक, उधर देखिए, इनकी क्या पाथ डिस्टेंस सेम है? नहीं है ना, यानी पाथ में डिफरेंस है। और पाथ डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। डायग्राम समझ में आ गया? S1 S2 आर टू स्लिट्स, ठीक है। देयर इज अ स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस कैपिटल D फ्रॉम S1 S2, ठीक है। द लाइट वेव्स फ्रॉम S1 S2, they incident on the screen. Let at any point P the light rays are incident, it is at the distance x from O. बस डायग्राम इतना लिखना है आपको, ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि पता चला इतनी थ्योरी लिख दिया कि एग्जामिनर ढूंढ रहा मैथमेटिक्स कहाँ पर है, ठीक है। समझ में आई बात? पहले इस डायग्राम को बनाइए। अब सावधान, S1 से चलने वाली वेव ने जब P तक का रास्ता तय किया तो पाथ कितना लंबा था? S1P। S2 से चलने वाली वेव का पाथ कितना था? S2P। दोनों का पाथ डिफरेंस कैसे निकालें? दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जरा ध्यान समझिएगा। हमने S1 से एक परपेंडिकुलर खींचा S1A और इस प्रकार से खींचा कि S1P की वैल्यू AP के बराबर हो गई। यानी यहां पर S1P किसके इक्वल हो गया? इज इक्वल टू AP के। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाथ डिफरेंस कितना हो गया? S2A। तो S2A आपका पाथ डिफरेंस हो गया। जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो गया? S2A, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई? समझ में आई बात नहीं आई? हमने क्या किया, S1 से S2P पे एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, इस प्रकार से कि AP की वैल्यू S1P के इक्वल हो गई, यानी दोनों का पाथ इक्वल हो गया। अब जो एक्स्ट्रा रास्ता इसने तय किया यही पाथ डिफरेंस है, इसी को हमको निकालना है। समझ में आ गई बात? कितनी जल्दी समझ में आता लोगों को। इतना इडियट का दिमाग नहीं चलता है कि 90 डिग्री के सामने की साइड इसके बराबर कैसे होगी? भाई साहब शांत रहिए। 90 डिग्री के सामने की साइड ये है ना, और ये यानी कौन से S1P, ये AP के इक्वल कैसे हो गई? नहीं हो सकती ना। अब देखो कैसे इक्वल हुई है। एक्चुअली में ये S1 S2 कितनी दूर हैं? वेरी वेरी क्लोज, ठीक है। तो S1P ऐसे है तो S2P ऐसे है, लगभग इसी से बिल्कुल सटा हुआ ऐसे है, ठीक है। तो यहां से हमने ऐसे खींचा है परपेंडिकुलर, तो देखा जाए ये भी 90 डिग्री है। नहीं समझे? ये बहुत क्लोज है इसलिए इसको माना गया है, ठीक है। अब हम ये निकालें कैसे, जरा सावधान। हमने क्या किया, यहां से एक लाइन खींची और हमने कहा सपोज जो CP है ना वो इससे थीटा एंगल बनाता है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कैसे, नहीं मालूम। अब देखिए कैसे होगा, ज़रा समझिएगा। S1 S2 वेरी क्लोज हैं, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि S1P S2P सब पैरेलल लगभग हैं, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो अगर ये हम खींचेंगे तो ये एंगल कितना होगा? ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये एंगल कितना है? 90 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा? इसलिए इसको थीटा माना गया है, ठीक है। अब देखिए आपको पाथ डिफरेंस निकालना है। इसके कई तरीके हैं, बुक में आपका कोई तरीका होगा, कहीं कोई तरीका होगा। अब देखो जरा आपको, अच्छा P इज वेरी क्लोज टू, P कहाँ पर है? O के बहुत नज़दीक है, ये फ्रिंजेस बहुत नज़दीक बनती हैं। आपको ट्रायंगल CPO दिख रहा है और ट्रायंगल S1 S2A दिख रहा है। इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, दो एंगल इक्वल हो गए। CPO का ये एंगल 90 और S1 S2A का ये एंगल 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल हो गए। तो तीसरा एंगल भी, तो अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कांग्रुएंट या सिमिलर? अब देखो सिमिलर कांग्रुएंट में जो जबान होती है ना वो अलग तरीके चलती है। क्या होंगे? सिमिलर होंगे, कांग्रुएंट होंगे? सेम कांग्रुएंट, सेम कांग्रुएंट, सिमिलर होंगे। कांग्रुएंट का मतलब होता है साइज एक जैसी होनी चाहिए, साइज के लिए एक साइड होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल S1 S2A इज सिमिलर टू ट्रायंगल S1 सॉरी
CPU, ठीक है। इसके दो तरीके से मैं बताऊंगा कैसे, दो तरीके से बताया गया है। अच्छा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो थ्योरम क्या होती है? थेल्स की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी। थेल्स साहब की थ्योरम थी कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड बोले तो इक्वल एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग होती है। जैसे इसमें थीटा के सामने कौन? S2A। इसमें थीटा के सामने कौन? OP। तो आप कहेंगे S2A अपान OP इज इक्वल टू, इसमें 90 के सामने कौन? S1 S2। इसमें 90 के सामने कौन? ये CP। समझ में आ गया? अब डिस्टेंस रखनी पड़ेगी ना, हमको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? S2A की जरूरत है ना हमको, तो S2A तो आ गया। OP की वैल्यू कितनी है? OP की वैल्यू कितनी है? X है। S1 S2 की वैल्यू क्या है? स्मॉल d है। CP कैसे निकालें? CP जो गिवन नहीं है, तो कह रहे हैं P जो है ना इसके बहुत क्लोज है, तो CP किसके को? लगभग CO के बराबर है। एज P इज वेरी क्लोज टू O, सो CP को क्या ले सकते हैं? CO। तो यहां रख दो उठा करके। सो बाई क्वेश्चन वन ये क्या हो जाएगा? S2A अपान OP इज इक्वल टू S1 S2 अपान CO। समझ में बात नहीं आई? फिजिक्स में ये बड़ी दिक्कत है, वेरी स्मॉल हो तो उसको क्या कर दो? नेग्लेक्ट कर दो। रहीम दास जी कह गए थे, रहीमन कहन बड़े न से लघु न दीजिए डारी, और जहाँ काम आए सुई का करे तलवार। याद है आप लोगों को? कल हमको अंग्रेजी नहीं है, उन्होंने कहा बड़े को दे करके छोटे को नेग्लेक्ट मत करो, जहाँ सुई का काम होता वहाँ तलवार काम नहीं करते ना। छोटे का भी अपना इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स कहती घुसो अपना काम करो। बड़े के सामने छोटा मतलब नेग्लेक्टेड है, नहीं एक्यूरेट नहीं आती, बहुत बहुत लगभग उसके क्लोज होती, इसलिए माना जाता है। यहाँ तक पहुँचिए जरा, देखिए S2A की वैल्यू क्या है? S2A पार्ट डिफरेंस है ना, तो S2A तो हम ऐसे लिख देंगे S2A। OP क्या है? X। S1 S2 क्या है? स्मॉल d। CO क्या है? कैपिटल D। तो S2A की वैल्यू क्या हो गई? D अपान D इंटू एक्स, या XD अपान D, यही है ना? ये क्या निकला है? इट इज़ पाथ डिफरेंस, ये निकला है ना। पहले यहाँ तक पहुँचिए फिर आगे बातें की जाएँ। एक और मेथड हम इसी में बता दें, पहले यहाँ पहुँचिए आप। अब ज़रा इसका एक और तरीका समझ लीजिए, मतलब बुक में कहीं लिखा हो तो आपको दिक्कत करे। आपको ट्रायंगल S1 S2A दिख रहा है, इस थीटा के हिसाब से ये साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और ये साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ करना नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ केवल। तो अगर इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा ले लें तो क्या होगा? S2A अपान S1 S2 होगा? नहीं होगा। ट्रायंगल COP दिख रहा है, ये इस एंगल के हिसाब से साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और ये क्या कहलाती है? बेस। तो tan थीटा लगा सकते हैं, क्या होगा? OP अपान CO कर सकते हैं ना। अच्छा, अगर थीटा वेरी स्मॉल होता है तो tan थीटा और sin थीटा सेम होते हैं, तो आप कहेंगे बिकॉज दे आर थीटा इज वेरी स्मॉल सो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो यस, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यही तो कंडीशन आपने लिखी है। तो चाहे सिमिलरिटी से करो चाहे इसे करो, दोनों मेथड सेम है, दोनों मत करिएगा, ठीक है। फिर आपको सी द सेकेंड मेथड, एक क्वेश्चन छूट गया पता चला, कहने एक क्वेश्चन 3 मेथड से किया था, 3 क्वेश्चन छूट गए। तो ठीक है, समझाने के लिए इसलिए लिखा, कहीं बुक में लिखा हो तो कंफ्यूज ना होइएगा। चले यहाँ पार्ट डिफरेंस निकालो फिर हम बात करें। यस, हटाएंगे यहाँ से, नोट करिए। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस आपने इसके पहले इंटरफेरेंस हमने बताया था कि पाथ डिफरेंस ही तो डिसाइड करता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी या मिनिमम। तो पहला केस है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये रब कर दें हम। डायग्राम समझ में आ गया ना? जरा समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो भी फ्रिंज बन रही है, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या थी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन थी? पाथ डिफरेंस कितना बताया गया था? बताइए। n लैम्डा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, n लैम्डा था ना।
और एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट ही, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो यानी कि आपका जो ये पाथ डिफरेंस निकल के आया है, क्या आया है, ये एक्स डी अपान कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी लैम्डा अपान स्मॉल डी हो जाएगा। एक्चुअली ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रिंजेस। और अगर एन को 1 रखेंगे, एन को रखेंगे 0, तो 0 तो फ्रिंज आएगी, अभी हम बताएंगे। एन को 1 रखेंगे तो पहली ब्राइट फ्रिंज आएगी, एन को 2 रखेंगे तो दूसरी आएगी ब्राइट फ्रिंज। एक तरीके से nth ब्राइट फ्रिंज की दूरी दी हुई है, कहाँ से, ओ से, ओ बोले तो सेंट्रल फ्रिंज। यानी अगर मैं n को यहाँ रखता हूँ 0, 0 से स्टार्ट होना है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आपका जो डायग्राम दिख रहा था पर्दे में, यही तो पॉइंट था 0 वाला, इसको कहते हैं सेंट्रल फ्रिंज। तो सेंट्रल फ्रिंज हमेशा कैसी होती है, ब्राइट होती है। तो यानी कि आप लिखेंगे सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट। समझ में आई बात, नहीं आई? चलिए पहुंचे यहां तक, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। तो ये nth ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल फ्रिंज से दूरी है, ये याद रखिएगा, बहुत टेक्निकल टॉपिक नहीं है लेकिन ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। अब दूसरा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव बोले तो विनाशी व्यतिकरण, नाशी हो जाए, ऐसा गांव में बोला जाता है ना, तो वही मतलब नष्ट हो जाना। सेकेंड केस है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्या बताया गया था, 2n-1 लैम्डा बाई 2। देखिए हमने कहा था अगर आप ऑड नंबर का मल्टीपल लेते हैं, 2n+1 लेते हैं, तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 0, और 0 सेंट्रल फ्रिंज होता है, इसलिए हम 2n+1 यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। आपके हिसाब से पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, एक्स डी अपान कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d। तो ये आपका nth डार्क फ्रिंज की सेंट्रल फ्रिंज से दूरी है। समझ में आ गई बात? ये रट के नहीं आएगा समझ, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझिएगा, नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। चौड़ाई कैसे निकालें हम, मान लिया बहुत सारे मकान बने हुए हैं, बीच बीच में प्लॉट पड़े हुए हैं, और किसी मकान की चौड़ाई निकालें, क्या करें हम एक पॉइंट से 10वें मकान की दूरी ले लेंगे और एक से 11वें मकान की दूरी ले लेंगे, और दोनों को माइनस करेंगे तो बीच में गैप निकल आएगा, ठीक है, नहीं निकल आएगा। या 10वें मकान या 10वां गैप और 11वां गैप, दोनों को माइनस कर दो तो बीच वाले मकान की चौड़ाई निकल आएगी। तो दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ, यही तो होगा। तो लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, और डार्क फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। दो लगातार क्या कहेंगे, ब्राइट का मतलब दीप्त, या दो लगातार अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, कॉल्ड फ्रिंज विड्थ कह सकते हैं ना। देखिए जो हम ये पर्दा बना रहे थे, हमने पर्दा ऐसे बना दिया, तो अब देखिए यहाँ पर मान लिया एक आपकी फ्रिंज बनी, ये मान लिया हमने, ये हमने कहा डार्क फ्रिंज है ना। इसके बाद ब्राइट तो अपने आप ब्लैक बोर्ड ही है, ब्राइट वाइट बोर्ड। इसके बाद दूसरी डार्क बनी, ये सेम चौड़ाई है, ये ना कहना वो तो वैसी चौड़ी नहीं है। फिर ब्राइट, फिर डार्क बनी होगी, ठीक है। अब देखिए तो आप यहाँ कहीं से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब nth ब्राइट मान लीजिए ये है, या यहाँ ले लीजिए nth ब्राइट ये, और इसके बाद वाली ब्राइट ये, दोनों को माइनस कर दो तो इसकी चौड़ाई निकल आएगी, नहीं निकल आएगी, निकल आएगी ना। तो हम जानते हैं द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज।
सेंट्रल फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी एक्स एन बराबर क्या बताया अभी हमने, एन डी लैम्डा अपान डी बताया ना हमने, ये बताया है ना। और अगर इसके बाद कौन सी फ्रिंज होगी एन प्लस वन एंड दैट ऑफ एन प्लस वन ब्राइट फ्रिंज। अगर हम एन प्लस वन ले लें तो यहां लिखेंगे एक्स एन प्लस वन, तो क्या आएगा एन प्लस वन डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। अब फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर दो, तो जब फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को ज़्यादातर बीटा लिखते हैं, कहीं कहीं पे डब्लू लिखते हैं, तो डब्लू भी कर सकते हो, बीटा भी कर सकते हो, भी हम बीटा लिख रहे हैं फिलहाल। तो क्या करेंगे, एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन माइनस कर दो, क्या आएगा आपको मालूम है, अगर ब्रैकेट हम खोलेंगे तो यहाँ भी एन डी लैम्डा अपान डी आएगा, और ये इसे कट जाएगा तो आएगा डी लैम्डा अपान डी। तो बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपान डी। क्या यहाँ एन की वैल्यू आई, नहीं आई ना, यानी पहली फ्रिंज है वो चाहे दूसरी फ्रिंज हो, सबकी चौड़ाई सेम होगी, ठीक है, यानी कम ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, नोट करिए। एक्चुअली में हमने जो हेडिंग डाली थी अधूरी डाली है, इसमें आपको निकालना है फ्रिंज विड्थ, निकल आई, ठीक है, इसके साथ में। और इसके बाद आपसे कहा गया डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, हमको वेवलेंथ कंसीडर निकालनी है। तो वो कैसे निकल के आएगी, समझे, राइटिंग समझ में आ रही ना, हाँ ठीक है, लेंथ लिखी हुई है, जब हम लेंथ बोल रहे हैं तो लिखी हुई है लेंथ, सुनिए ध्यान से, सावधान पहले इसको देख लीजिए फिर हम बात करें। आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, एपरेटस बनाओगे, तो स्मॉल डी मालूम होगा ना आपको, नहीं मालूम होगा, वैसे जो स्लिट ले रहे हो उसके बीच की दूरी आपको मालूम है, आपने पर्दा कहाँ रखा वो आप जानते हैं, कैपिटल डी। आप जब फ्रिंजेस देखोगे तो उसकी चौड़ाई भी नाप लोगे, आपको क्या नहीं मालूम, हमको ये नहीं मालूम लाइट कहाँ से आ रही है या कौन सी लाइट है, तो हम बीटा निकाल करके एक्सपेरिमेंट से स्मॉल डी और कैपिटल डी रख करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में बात नहीं आई। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा है कि जो बीटा है वो प्रोपोर्शनेट है कैपिटल डी। क्या बताया आपने कि अगर आप पर्दा दूर रखोगे तो फ्रिंज की चौड़ाई ज़्यादा होगी, पहली चीज़। दूसरी बात, बीटा प्रोपोर्शनेट लैम्डा, यानी कि अगर आप लैम्डा ज़्यादा करोगे, यानी अगर हम आपसे कहें रेड कलर है और वायलेट कलर, दो अलग अलग कलर की हमने फ्रिंजेस प्राप्त की, तो अब बताइए दोनों कलर की फ्रिंजेस में किसकी विड्थ ज़्यादा होगी, जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा, तो रेड कलर की विड्थ ज़्यादा होगी। अक्सर आता है कि अगर हम दो लैम्डा दे दिया उन्होंने और शॉर्ट में दे दिया, उन्होंने कहा किस लैम्डा के लिए फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी, तो ये कॉन्सेप्ट हमको मालूम होना चाहिए। बीटा प्रोपोर्शनेट वन अपान डी, मतलब पर्दे के बीच की दूरी अगर कम है तो बीटा ज़्यादा होगा, यानी स्लिट्स जितने नज़दीक होंगे बीटा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है नोट करिए इसको, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं ना। देखिए क्या होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, अभी तक जो फ्रिंजेस हम ले रहे थे, इधर समझिएगा, उसकी सेंट्रल फ्रिंज से दूरी ले रहे थे ना, अब हम दूरी नहीं ले रहे हैं, एंगुलर पोजीशन ले रहे हैं। एंगुलर पोजीशन का मतलब, मान लिया सेंट्रल से या सेंटर हमने दीवार पे माना और हमने कहा इसके 2 मीटर ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो ये इसकी डिस्टेंस है। ये भी हम कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और 30 डिग्री पे अगर आँख को उठाएं तो ट्यूबलाइट दिख जाएगी, तो यानी कि इस ट्यूबलाइट की जो एंगुलर पोजीशन है वो 30 डिग्री है, ये एंगुलर पोजीशन होगी। तो हम रफली डायग्राम बना देते हैं, ये आपका स्क्रीन है, ये आपकी स्लिट्स हैं, ठीक है, और ये स्क्रीन के बीच की दूरी है, ये स्लिट्स के बीच की दूरी है। हमने कहा यहाँ पर मान लिया यहाँ पर mth ब्राइट फ्रिंज बनी हुई है, अब ये नहीं कहना ब्राइट कहीं वो डार्क होती है तो हम कैसे वाइट बना दें, इसमें पेंट कर दें वाइट का, तो हमने कहा ये क्या है, ये हमने कहा mth ब्राइट फ्रिंज है, mth ब्राइट फ्रिंज बनी हुई है और जिसकी यहां से दूरी xn है, ठीक है। तो यहां से देखने पर ये जो एंगल होगा, क्या इसको हम एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज कह सकते हैं। तो हमने कहा कि थीटा n क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ, एंगुलर डायग्राम केवल आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं,
लेकिन आप डायग्राम बना के ही प्रूफ करें, ज़्यादा आसान रहेगा। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज nth ब्राइट फ्रिंज, तो इसको निकाला कैसे जाए? तो tan से निकाल लें भाई, ये मालूम है, ये मालूम है, तो थीटा n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan थीटा n का इस्तेमाल करेंगे और क्या निकलेगा, xn अपान कैपिटल टी, xn का मान बाद में रखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये फ्रिंज ऐसे बनी होगी, समझ लीजिएगा, ऐसे फ्रिंज बनी होगी, इसके बाद क्या रही होगी, डार्क रही होगी, ठीक है। डार्क बाद फिर ब्राइट अगली बनी होगी, यहाँ पर फिर ब्राइट आई होगी, ठीक है। और ये कौन सी ब्राइट है, m+1th ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट ऐसे लिख दें, फ्रिंज ऐसे लिख दें, ठीक है। और इसकी यहाँ से दूरी हम क्या माना, xn प्लस, एक मिनट, ये nth लिखिए, हमने n का इस्तेमाल किया है ना, ये xn+1 माना, और इसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो कितनी है, θn+1। तो अगर हम θn+1 निकालें, सिमिलरली अगर हम θn+1 निकालें तो इसको tan लगा सकते हैं, तो क्या आएगा, xn+1 अपान कैपिटल डी। क्या इसके बीच में कौन सी फ्रिंज बनी हुई है, डार्क बनी हुई है, तो इसकी चौड़ाई यही तो होगी आपकी, वो चाहे डार्क, भाई आप इसको ब्राइट, इसको दोनों को ब्राइट डार्क मान सकते थे, बीच में ब्राइट बना दो, तो ये एंगुलर फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, इसको फिलहाल हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करेंगे, θm+1 में से θm माइनस कर देंगे, यानी कि xm+1 अपान कैपिटल डी में से xm अपान डी माइनस कर देंगे। xm क्या बताएगा अभी, एम डी लैम्डा अपान डी। ये डायग्राम रब कर दें, डायग्राम बना लीजिए पहले। अब देखिए, निकालिए इसकी वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 1 अपान डी बाहर कर दो, xm+1 क्या होगा, m+1 डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, और यह आएगा एम डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। क्या क्या कट जाएगा, डी भी कट जाएगा कॉमन लेके, एम भी कट जाएगा, तो आएगा लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये एंगुलर फ्रिंज चौड़ाई आ गई, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गई। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, और न्यूमेरिकल में ध्यान रखिएगा, मेन ये होता है जो इसका लॉजिक है ना, कि ये कौन सी डार्क है, कौन सी ब्राइट है, क्या दूरी होगी, वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और यूपी बोर्ड का फ्रिंज विड्थ दामाद है, सगा वाला नहीं, कुछ दूर दूर के होते, कुछ सगे होते हैं। हाँ, हर प्रोग्राम में जीजा आए जरूर, तो जीजा आगे मतलब फ्रिंज विड्थ आ गए, तो फ्रिंज विड्थ इज द दामाद, तो इनको समझ लो फूफा हैं ये, हैं, ध्यान से पढ़े हो। सीबीएसई के भी रिश्तेदार होंगे ये, ऐसा नहीं है, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड और के तो ये बहुत प्रिय हैं, ध्यान रखना।